बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में भी जो INDIA का परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है उसे लेकर भी प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी और NDA खास तौर पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको लोकसभा चुनाव कहाँ है, कहाँ के और कितने उसके परिणाम अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं, कौन बढ़त पर है ये दिखा रहे हैं। 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, यानी कि कांग्रेस के पाले में अभी 0 सीटें आती नजर आ रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, 11 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा गया और लगभग 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी बढ़त बनाई हुई है। महज 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है और अब तक 543 सीटों का आंकलन क्या कह रहा है, क्योंकि अब कौन कहां बढ़त बनाए हुए वो भी निकलकर सामने आ रहा है। लगभग 293 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त नजर आ रही है, वहीं 225 सीटों पर INDIA की और अन्य की 25 सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। और बिल्कुल, और लोकसभा वाइस एक बार जल्दी से बता देते हैं। मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं, भिंड से संध्या राय लीड कर रही हैं, ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया लीड कर रहे हैं, सागर से बीजेपी की प्रत्याशी लता वानखेड़े लीड कर रही है, टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक लीड कर रहे हैं, दमोह से राहुल लोधी लीड कर रहे हैं, खजुराहो से VD शर्मा काफी वोटों से आगे हैं, सतना से गणेश सिंह लीड कर रहे हैं, रीवा से जनार्दन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा अभी आगे चल रहे हैं, नकुल नाथ भी आगे हैं। और इसी बीच मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो भी आप सुनिए। मंत्री राकेश सिंह हमारे साथ मौजूद है, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बाहर निकले हैं। आज आपका जन्मदिन भी है सर, बहुत बधाई आपको। सबसे पहले धन्यवाद। 29 सीटों पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? अब तो जो दिख रहा है स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने वाली है। पहले भी हमारा आकलन यही था कि सभी सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के जो आकलन आ रहे थे वो भी इसके आसपास थे, 29 में से 28, 29 में से 29 या 29 में 27 बताए जा रहे थे, लेकिन हमारा भरोसा था कि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता ने उस भरोसे को कायम रखा, आशीर्वाद दिया और 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। छिंदवाड़ा बड़ी हॉट सीट चर्चा का विषय रही है और अभी तक के जो रुझान है, विवेक साहू बंटी भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आप मान के चलिए कि बंटी साहू को छिंदवाड़ा की जनता ने आशीर्वाद दे दिया और वो सांसद के रूप में लोकसभा जाएंगे। आश्वस्त हैं आप? 100% आश्वस्त है। देश भर की बात करें तो इंडिया गठबंधन 200 के पार सीटों पर अभी आगे चल रही है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, जिन राज्यों में कठिनाइयां थी वहां पर थोड़ी कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और NDA ये प्रचंड मतों के साथ सरकार इन्हीं की बनने जा रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA जीतने जा रही है। अभी कितने सीटों को लेकर आप आश्वस्त हैं कि देश भर में NDA की कितनी सीटें आएंगी? हमने कहा अधिकतम, नारा था अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार NDA का नारा था। अभी परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन हम ये मानते हैं परिणाम आते आते उसके आसपास हम पहुंचे। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह भी प्रत्याशी हैं और पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो बता ही दिया कि 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सारे ही पीछे। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी पीछे हैं। अब की बार 400 पार के नारे को बुलंद कर रहे हैं। आज राकेश सिंह का जन्मदिन भी है, मुख्यमंत्री से मिलकर लौटे हैं और देश भर में 400 सीटें आने का दावा अभी भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत शुरुआती रुझान है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी पीछे, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, सतना हो या फिर मंडला हो या झाबुआ हो, हर सीट पर कांग्रेस पीछे और 29 सीट जीत रहे हैं। और अगर छिंदवाड़ा में जो अब तक परिस्थितियां बनी हैं वो बनी रही आगे और विवेक साहू बंटी चुनाव जीतते हैं तो ये वाकई में बीजेपी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का, कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा एक सीट ऐसी रही जो लंबे समय से कमलनाथ परिवार के पास थी। इस बार 30,000 वोटों के आसपास से बंटी साहू आगे चल रहे हैं। मैं हमेशा कहता था कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कल भी मैंने ये बात कही थी। देश भर में थोड़ा अभी तक जो रुझान है। धन्यवाद आपको। तीसरी बार मोदी सरकार। पूरी 29 हम जीतेंगे और मोदी जी का जलवा है। MP के मन में मोदी,
मोदी के मन में एमपी, देश के मन में मोदी, पूरा देश मोदीमय है। मोदी जी की सुनामी चल रही है और प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बना रही है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में, छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुल लाल, दोनों जगहों पर कांग्रेस पीछे चल रही है। सब हार रहे हैं, बुरी तरह हारेंगे। जो आकलन लगाए जा रहे थे कि झाबुआ रतलाम हो गया, मुरैना हो गया, सतना हो गया, यहाँ कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर नहीं है, 29 की 29 भाजपा जीत रही है। देश भर की बात करें तो इंडिया गठबंधन 200 के पार अभी पहुंच रहा है। अभी तो आप देखिए, हम 400 पार पहुंचेंगे, फिक्र मत करिए, पूरे रिजल्ट आने दीजिए। आश्वस्त है 400 आपका एग्जिट पोल सही रहेगा, डोंट वरी। चलिए, तो जी मीडिया का एग्जिट पोल सही रहेगा, और ये ना केवल मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है, विश्वास सारंग ने भी कहा है। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और राजीव चक्रवर्ती जी ने भी हमें भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए ज्वाइन किया है। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर होंगे। और राजीव चक्रवर्ती जी, छत्तीसगढ़ बीजेपी से मैं आपसे सवाल लूंगी, और अभी भी 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है बीजेपी के लिए। जी अब देखिए, अभी तो ये रुझान है, लेकिन लगभग 12:30 तक आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जो 2 सीटों में दिख रहा है वहां पर कांटों का मुकाबला है, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी की लीड रहेगी, और 11 के 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का विजय का पथ जो है पहिया रुकेगा। और जैसे हमेशा से रहा है कि बार बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहता है। तो इस बार भी वही जो इतिहास है वही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी लीड दिख रही है। कार्यकर्ताओं बंधुओं ने बहुत मेहनत की है, नेताओं का मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा है। तो देश में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में एक दमदार, एक शानदार, एक जानदार प्रदर्शन आपको दिख रहा है। जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा है कि थोड़ा हम आगे पीछे हो रहे हैं, कोरबा में दिखता है, कभी थोड़ा सा राजनांदगांव में दिख रहा है, तो वहाँ पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 12:30 बजे तक हम वहाँ एक जो हमारे क्षेत्र की पेटियां हैं वो अभी खुली नहीं है, जब वो खुलेंगी। और राजीव चक्रवर्ती जी, जो हमने जो जी मीडिया ने एआई एग्जिट पोल दिखाया, उसके सबसे करीब अभी तक हम नजर आ रहे हैं। हमने 305 के आसपास बताया था, 291 पर एनडीए है। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि जो किसी ने नहीं कहा वो जी मीडिया ने कहा। बहुत ही सटीक है जो जी मीडिया एआई का जो सर्वे दिख रहा है, क्योंकि जी मीडिया की रिच हर जगह है, और जो सैंपल लिए गए थे वो भी बहुत अच्छे थे और सटीक सैंपल थे। और मैं आपकी टीम को बधाई देता हूं कि आपने जो सर्वे किया था वो सर्वे नहीं है, वो तो सच दिखता है, वो दर्पण दिखता है कि जो आपने सर्वे किया था वो एकदम सत्य के करीब है वो, और वो सत्य है। और मैं धन्यवाद देता हूं आपकी टीम को। निश्चित रूप से मैं आऊँगी। मनु ने एकदम सटीक सवाल पूछा था कि जी मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर क्या सोचते हैं। मैं रोशनी जी आपकी ओर रुख करूँगी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत का दम भर रही है, छत्तीसगढ़ तो चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप होती नजर आ रही है कांग्रेस। जी न्यूज़ मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और मुझे लगता है कि अभी आपके ही चैनल पे मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अभी भी वक्तव्य लगातार सुन रही हूँ कि 400 पार का मतलब अभी भी ये अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, और जी न्यूज़ इनको आईना दिखा रही है, तो कम से कम इनको इस बात को स्वीकार रहे हैं कि ये बड़ी बात है। क्योंकि अभी भी लगातार आपके चैनल के माध्यम से ही देख रही हूँ कि कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी 400 पार का जो हमने दिया है नारा, तो 400 पार करेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जमीन पर और तथ्यों में रहना चाहिए। मैं मानती हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा संघर्षपूर्ण चुनौती रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेके नेताओं ने, और एक हमारे जो है ऊर्जावान और यशस्वी युवा के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी इस मोर्चे को संभाला। चूंकि हमारे पास एक नए नेतृत्व के रूप में समय कम था, उसके बाद भी पूरी चुनावी रैलियों में पूरा समय दिया और कार्यकर्ता मजबूती से खड़े रहे। लेकिन सवाल वहीं आकर के खड़ा होता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से चुनाव इनको लड़ना चाहिए था, उस ढंग से चुनाव नहीं लड़ते इन्होंने। नहीं तो रोशनी जी, क्या यही बात आप अपने लिए कहेंगी? क्या जितनी मेहनत आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने की है, प्रत्याशियों ने की है, क्या उतनी ही मेहनत कांग्रेस ने की है ग्राउंड जीरो पर?
देखिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आप खुद मुझे बताइएगा कि 2018 का इलेक्शन इसी मध्य प्रदेश में लड़े और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में बनी हुई थी। 2018 का चुनाव मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जिताया। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में अगर इतनी धैर्यता होती और इतना संयम होता और जनता के अगर मतदान को ये स्वीकारते, तो मुझे लगता है कि आज ये जो रिजल्ट भी दिख रहा है और इसके पूर्व का भी जो रिजल्ट रहा है वो इनके पक्ष में नहीं रहता। लेकिन किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र और जनमत की धज्जियां उड़ाई थी 2018 में, वो भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। तो आज आपके पास इस पर मैं भी थोड़ी क्लियरेंस आपको दूंगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, वहीं एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर हम आपको बता रहे हैं। कोरबा से कांग्रेस आगे चल रही है अभी, और कोरबा से ज्योत्सना चरणदास महंत कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थी, सांसद भी रह चुकी हैं कोरबा से, और कोरबा ही वो सीट भी थी जहां पर ज्योत्सना चरणदास महंत ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार करारी शिकस्त दे रखी है। एक सीट पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है और वो है कोरबा लोकसभा सीट। तो हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर जो अभी तक शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो अगर यही परिणाम होते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आगे के भविष्य के लिए आप क्या देख रहे हैं? देखिए मनु जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में भी ये बेस्ट परफॉर्मर स्टेट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी स्टेट में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हिंदी लैंड्स के राज्यों की बात कर रहा हूं, गुजरात हो, इवन गुजरात जो अमित शाह और मोदी का होम स्टेट है, वहां से भी बेहतर परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसके पीछे देखिए, इतना बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान उस समय रहे हैं, लेकिन वो भी 29 की 29 सीट जब मोदी की लहर 2019 में एक्सट्रीम पर थी तब भी नहीं ला पाए। लेकिन मोहन यादव जी की मैं तारीफ करूंगा, या उनकी एफर्ट्स की, उनके प्रोग्राम की, उनकी स्ट्रैटेजी की, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने यहां इतनी अच्छी जीत की तरफ वो बढ़ रही है। तो मोहन यादव की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा हाथ में आई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, एक और सवाल है मेरा, इसी से संबंधित सवाल है, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया मोहन यादव का जो चेहरा है वो एक उभरते हुए नेता के तौर पर अब देखा जाएगा आगे। ये रणनीति के तहत ही सीएम के फेज क्या घोषित किए गए थे? छत्तीसगढ़ की बात कर लें, अभी तो एक ही सीट पर बढ़त बनी हुई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, और अगर ऐसा भी होता है तो कांग्रेस को एक सीट का नुकसान ही होगा छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के पास जो एक सीट थी वो भी अब चली गई है। तो जो इससे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया गया था, वो क्या इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और उस पर जनता को किस तरह से अपने पक्ष में करना है, कौन नेता कर सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छी स्थिति आप समझ में आ जाएगी आपको। बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में ये माना जा रहा था कि जेडीयू बहुत नीचे चला जाएगा। वहां आप देखें, आरजेडी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, और उसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लीडरशिप की जो स्ट्रैटेजी थी, जिसमें मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना और उनका उपयोग वहां पर किया। हालांकि यूपी में वो बेनिफिट नहीं मिलता दिख रहा है, लेकिन वहां देखिए यादव जो वोटर्स था वो आरजेडी से खिसकते हुए जेडीयू की तरफ घुसा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ, यानी उनका अलायंस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन यादव की लीडरशिप का या उनके कैंपेन का या उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी कैंडिडेट से, यादव कम्युनिटी से लेना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में तो बड़ा बेनिफिट दिया ही है। साथ ही बिहार की तरफ देखते हैं तो बिहार में उसका फायदा जबरदस्त दिख रहा है। आप देखें कि इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें यादव डोमिनेटेड मानी जाती हैं, उन पर मोस्टली पर डॉक्टर मोहन यादव ने कैंपेन किया। बिहार की भी कुछ सीट्स हैं, वो एनालाइज करेंगे वन बाय वन किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति रही, तो ये पाएंगे कि ये बेनिफिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मोहन यादव के कारण वहां देखने को मिल रहा है। हालांकि स्पष्ट है कि जेडीयू की स्थिति, इवन जो पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनका तलब, पीके का भी ये कहना था कि वहां पर जेडीयू नीचे जाएगा, लेकिन जेडीयू 16 पर लीड कर रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी
की स्थिति ऐसी इतनी अच्छी क्यों है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब क्यों है मध्य प्रदेश में, इस पर भी विश्लेषण जरूरी है। सत्यप्रकाश जी, पूरे देश में पार्टी नरेंद्र मोदी की गारंटी, उनके चेहरे, उनके पिछले 10 साल के विकास कार्यों के मार्फत गई चुनाव मैदान में। लेकिन मध्य प्रदेश देश के लिए वो राज्य है, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कहीं ना कहीं प्रयोगशाला मानी जाती है। और उस प्रयोगशाला में आपने देखा कि यहां पर देखिए वोट शेयर देखें आप, अभी तक का जो वोट शेयर है वो अराउंड 60% से ऊपर है, और जबकि भारत कांग्रेस का उससे जस्ट हाफ है। तो कहा यह जा सकता है कि जो टारगेट हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट अधिक का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अचीव करती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ देखते हैं कि कांग्रेस अपना वोट शेयर बढ़ाने में भी कामयाब नहीं होती दिख रही। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण संगठनात्मक कमजोरी। कांग्रेस के यहां मध्य प्रदेश के अगर संगठन की बात करें तो जो बड़ी लीडरशिप है, हालांकि बड़ी लीडरशिप बची कम है, 2 ही बड़े चेहरे हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में घिरे रहे, तो इसके कारण वो ज्यादातर जगह नहीं जा पाए। लेकिन एक बात जरूर है कि उसके अगेंस्ट अगर भाजपा को देखते हैं, सेंट्रल लीडर्स, स्टेट के बड़े फिगर्स, सब आपने देखा कि हर सीट पर कोशिश की, वहां पर गए। दो सीट्स तो ऐसी रही जहां पर कांग्रेस का या इंडिया ब्लॉक का कोई कैंडिडेट ही नहीं था, तो वहां जीत तो लाजमी थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जिनको 2019 में हार का सामना करना पड़ा, लाखों की लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चलकर जीत की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें मैं ये मान के चलूंगा कि बीडी शर्मा की स्ट्रैटेजी, यानी कि पोल स्ट्रैटेजी या उनके संगठनात्मक का कौशल, वो और प्लस जो डॉक्टर मोहन यादव के बोल्ड डिसीजन लास्ट 2 to 3 मंथ में उन्होंने अपने रिजीम के दौरान यादव जी, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही कांग्रेस में। और इस वक्त की बड़ी खबर, नोटा के मामले में इंदौर ने तोड़ा रिकॉर्ड। इंदौर में नोटा को 61,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इंदौर में नोटा को समर्थन करती हुई नजर आई थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहां नहीं है। लेकिन इस बार ये खबर आ रही है कि इंदौर ने नोटा के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 61,000 से ज्यादा वोट मिले हैं अभी तक की काउंटिंग में नोटा को। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशनी जी, इस बात को लेकर आपको मैं बधाई दे देती हूं, लेकिन इससे पहले ये भी दर्शकों को बता देती हूँ, यशपाल सिसोदिया जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मध्य प्रदेश बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। रोशनी जी, नोटा को समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी ने, कहा कि अगर इस बार सामने कैंडिडेट नहीं है तो नोटा को वोट डालिए, और बीजेपी वर्सेस नोटा का कंपटीशन, अभी कंपटीशन यहाँ चल रहा है नोटा का। 61,000 वोट मिल गए हैं। देखिए, ये भारत और मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा कि पहली बार नोटा पे इतना बड़ा बहुमत सामने आता है। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर चिंता करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि अगर इस प्रकार से, जहां आप कहते हैं कि विपक्ष को हम मिटाने का काम करते हैं, हम ध्वस्त करने का काम करते हैं, जहां जनता को यह अधिकार होना चाहिए वोट करने का, उस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देते हैं, आप उसका चीरहरण करते, तो ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक तमाचा है कि आप इस तरीके से जो है सरकारी संस्थानों और आप चुनाव के और लोकतंत्र के मतदान के मतों का इस तरीके से जो है अवहेलना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि आज जिस तरीके से इंदौर में, खजुराहो में और अन्य जगह, हम इस देश का एक बड़ा उदाहरण चंडीगढ़ को लेकर के देखें कि किस तरीके से बैलेट पेपरों को इन्होंने इनवैलिड किया, रिटर्निंग ऑफिसर पे आरोप लगाए गए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में ये चीजें, चूंकि केंद्र में सरकार इनकी थी, तो आज इनको ये सोचना पड़ेगा। और वही चुनाव आयोग पर भी आपने देखा कि लगातार सवाल जवाब ऐसे नहीं उठाए जाते। मैंने पूर्व में भी कहा कि किस तरीके से पहले चरण की वोटिंग का मतदान परसेंटेज आता है और उसके बाद 10-11 दिन बाद, मतलब आप देखिए कि 10 से 11 दिन का समय लेते हैं, जबकि चुनाव आयोग ने अभी कल की प्रेस वार्ता में यह स्वयं स्वीकारा है कि मुझे मुश्किल से 4 दिन का समय लगता है। तो फिर ये चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आप किस तरीके से, आप अपनी ही बात पर टिके हुए नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता आपसे सवाल खड़े करती है। तो मुझे लगता है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा है और
वोट बात का मिले जवाब हैं, देने चाहिए जो कि नोटा का लोकतंत्र को रिकॉर्ड स्वीकारना अभी तक चाहिए। बिहार की गोपालगंज लोकसभा सीट के नाम था वो इंदौर पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन शंकर लालवानी की लीड भी अच्छी खासी है, 4 लाख के पार। यशपाल जी आपके पास आते हुए, यशपाल जी आवाज आ रही है आपको? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपके पास यशपाल जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एक सीट वो है कोरबा, जहां पर कांग्रेस पार्टी लीड बनाए हुए है, और ये कोरबा सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस पार्टी काफी देर से लीड बनाए हुए है, और हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। यशपाल जी आपके पास आते हुए, इंदौर में नोटा ने रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन साथ साथ शंकर लालवानी की लीड भी अच्छी खासी दिख रही है। इसलिए नहीं आ रही कि मैं फोनों से जुड़ा नहीं हूं, मुझे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, फोनों से कनेक्ट करिएगा यशपाल जी को। यशपाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। राजीव जी के पास इतने चल लेते हैं। राजीव जी आपके पास आते हुए, कोरबा सीट पर लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ घंटों से लगभग लीड बनाए हुए है। जी देखिए, वहाँ पे कुछ वनांचल क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस की अपनी विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ पर रामपुर है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ हमारी परंपरागत सीट है, जहाँ पर हमारे वोटर्स हैं, जो शहरी बेल्ट है, कोरबा प्रॉपर है, और बाकी आसपास के क्षेत्र है, पाली तानाखार का क्षेत्र है। वहाँ पे अब जब खुलेगा तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि रुझान में ऐसा समझ में आता है कि लगातार जीतते हुए हैं। हमारे विधानसभा में जहाँ पे हमारी अच्छी पोलिंग हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को लाया है, वो वहाँ पर अभी अगर जैसी पोलिंग होती, जहाँ पर गिनती होती है, तो आप देखिएगा कि ये लीड भी घट जाएगा और सरोज पांडे जी अच्छी लीड से जीतेंगी। मैं कह रहा हूँ, अभी तो देखिए जो आप जीत दिखा रहे हो डबल होगा, और जहाँ हम थोड़ा कश्मकश में दिख रही है वहाँ पर हम निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ 12:40 तक आप इंतजार करिए, कोरबा सीट भी हम जीतेंगे जैसा 10 सीट जीत रहे हैं। कोरबा सीट में कोई संशय नहीं है जीतने के लिए। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हम जश्न की तस्वीरें भी अलग अलग क्षेत्रों से दिखा रहे हैं जहां पर बढ़त बन रही है, जिसकी वो जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है। यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी से पक्ष रख रहे हैं। यशपाल जी, इंदौर में नोटा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी, तो दूसरी जीतू पटवारी के संदेश के बाद अब आम जनता करती नजर आ रही है। देखिए मनु जी, इंदौर के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कोई राजनीति नहीं करी है। कांग्रेस का संगठन की जो दुर्व्यवस्था है, उनकी जो अव्यवस्था है, उनका जो संचालन ठीक नहीं है, उसके कारण से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम जी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और नामांकन उठा लिया। और उसके थोड़ी देर बाद कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ तस्वीरें सामने आ जाती हैं। मनु जी मैं सर आपको थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ, मेरा नाम प्रेरणा है। यहाँ 2 एंकर हैं, एक मनु है और एक प्रेरणा है। जी सर, मनु का बताया था, मैं मनु को याद कर रहा था। ठीक है, चलो जी सर। तो प्रेरणा जी, कांग्रेस ने लगातार नोटा दबाने की बात कही है। नोटा के लिए प्रेरित करने के लिए किसने कहा? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी कांग्रेस। लेकिन नोटा पर तो वोट पड़ा है ना, जो रिकॉर्ड अभी तक बिहार की गोपालगंज सीट पर था वो अब इंदौर पर शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल को तो वोट देंगे नहीं, उनका कोई निर्दलीय उम्मीदवार समर्थन में था नहीं। तो नोटा के मामले में इंदौर ने रिकॉर्ड तोड़ा है। यशपाल जी, लौट रही हूँ आपके पास। इंदौर में नोटा को 83,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अभी ये आंकड़ा 60,000 था, लेकिन अब ये बढ़कर हो गया है 83,000। यानी कि कांग्रेस की अपील का असर इंदौर में देखने को मिला है। इंदौर वासियों ने नोटा पर बटन दबाया है। यही वजह है कि 83,000 से ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं और अभी तक का ये रिकॉर्ड है, क्योंकि बिहार की गोपालगंज सीट के नाम ये रिकॉर्ड रहा है। 2019 में वहां पर 51,600 वोट नोटा को पड़े थे, लेकिन अब इंदौर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 83,000 से ज्यादा लोगों ने नोटा पर बटन दबाया है। यशपाल जी, देखिए, नोटा को जो वोट गया है वो कांग्रेस का वोट गया है। कांग्रेस कभी भी कमल के फूल के ऊपर बटन नहीं दबाएगी। कांग्रेस ने नोटा के लिए स्वयं अपने आप को झोंका और
लोगों को भी प्रेरित किया। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 14 निर्दलीय उम्मीदवार थे 13, उनको क्यों नहीं समर्थन दे दिया? नोटा ऑप्शन विकल्प नहीं है। नोटा के वोट देने से लोकतंत्र प्रजातंत्र मजबूत नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने लेकिन ये भी दिखा रहा है कि जो प्रत्याशी वहां पर चुनावी मैदान में खड़े हैं उनसे भी वहां की जनता को संतुष्टि नहीं है। 83,000 लोगों ने असंतुष्टि व्यक्त की है। मैं आऊंगी सर आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर राजगढ़ से बता रहे हैं, जहां दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेता नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। 20,000 से ज्यादा वोटों से नकुलनाथ पिछड़ गए, यानी कि वहां पर विवेक बंटी साहू ने लीड बनाई हुई है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। यहाँ से रोडमल नागर भारतीय जनता पार्टी से लीड बनाए नजर आ रहे हैं। दो बड़े नेता जिन पर सबकी निगाहें थी, पूरी कांग्रेस को उम्मीद थी कि ये 2 सीटें ऐसी हैं जो कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पाले में आ रही हैं, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह राजगढ़ सीट से पीछे चल रहे हैं और लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। मैं सिसोदिया जी आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ रोशनी जी लगातार बनी हुई है। रोशनी जी, आपकी 2 सीटों से बहुत उम्मीद थी और तीसरी मैं कहूंगी झाबुआ से उम्मीद थी बहुत ज्यादा, लेकिन इन तीनों पर ही जो अभी तक के परिणाम निकलकर सामने आए हैं वो बहुत निराशाजनक हैं। देखिए प्रेरणा जी, हम लगातार आपके ही चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा लंच ब्रेक तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए और फिर मध्य प्रदेश की जनता का जो भी निर्णय होगा, मैं बार बार कहती हूं, हमें स्वीकार होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठता है। जो अभी आप इंदौर और नोटा के वोटों की बात कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल है कि अगर आप इतने ही आश्वस्त थे जीत को लेके, इनकी वरिष्ठ नेता सुमित्रा ताई भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को ये स्वांग और पाखंड रचने की जरूरत नहीं थी। इन्हीं के जो है नेता किस तरीके से अक्षय बम को लेकर के जाते हैं और यह जहां अनुशासन और शिष्टाचार की बात करते हैं, तो जिस व्यक्ति पर सुप्रीम कोर्ट आरोप लगा देता है, रोशनी उसको आप अपनी पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं, तो ये भी है ना कि आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। और ना सिर्फ अक्षय कांतिबम, बल्कि छिंदवाड़ा से भी कमलनाथ के कई करीबियों ने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन उस चीज को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? क्या कभी किसी को मनाने की कोशिश की गई? क्या कोई बड़ी बैठक बुलाई गई? भनक भी लगती है कांग्रेस, प्रेरणा जी, कांग्रेस पार्टी को भनक भी लगती है और कांग्रेस पार्टी इस बात की चिंता करती है जब व्यक्तिगत रूप से अगर प्रत्याशी पर यह बात आ जाती है कि आप जेल जाना पसंद करेंगे या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पसंद करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति का घर तहस नहस करने का सुझाव नहीं देगी। वो यही कहेगी कि आपको अगर जो रास्ता ठीक लगता है आप उसको चुने। तो आज भारतीय जनता पार्टी इंदौर के लिए ये लोकतंत्र के चीरहरण का और देश में इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, सत्य प्रकाश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ दिया है नोटा ने, ये क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि सिसोदिया जी तो कह रहे हैं कांग्रेस की चाल है और रोशनी जी अपना पक्ष रखेंगी कांग्रेस का। आप निष्पक्ष होकर बताइएगा, 83,000 लोग अगर नोटा को समर्थन दे रहे हैं तो ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए प्रेरणा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बहुत विद्वान मानता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मुझे इस पर थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि देखिए इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? इसको इंट्रोड्यूस सुप्रीम कोर्ट ने किया जी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक रिफॉर्म में काम करती, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता, उसकी PIL के बाद इसको 2013 में EC ने इंट्रोड्यूस किया। यानी कि ये लोगों के पास एक ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। अगर उसमें से कोई भी नहीं हो तो वो अपना ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना मत तो दे सकते हैं। ये नहीं कि वो मत देने ही ना जाए, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। लेकिन अगर लोगों को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो एक ऑप्शन दिया गया, हालांकि उसका फिजिबिलिटी नहीं है उसकी, कि इसके वोट ज्यादा होने पर भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये जरूर है कि क्या जिस पार्टी का कैंडिडेट अगर मैदान छोड़ के चला गया हो तो उसमें 2 कमियां मैं जरूर मानता हूं। इसमें अपोजिशन पार्टी यानी उसकी अपोनेंट पार्टी बीजेपी की कोई कमी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट किस आधार पर था, आपने जिस कैंडिडेट को चुना उसकी पार्टी के प्रति एफिलिएशन कितना था, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है।
कि आपने ये ऐसा क्यों किया कि वो व्यक्ति, देखिए एक कहावत पक्की है कि अपने व्यक्ति को ये अगर आप दोनों ही पार्टियों की गैर कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आप सभी के पास, लेकिन लगातार हम आपको जिस तरह से अपडेट्स दे रहे हैं कि कहां पर क्या रुझान निकलकर अब तक सामने आए हैं और चुनाव के रुझान को लेकर कमलनाथ ने क्या बोला है, सबसे पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं। चल रही है और मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी, जबकि अगर देश भर की बात करें तो कई सीटों 200 के पार सीटों पर कमलनाथ इंडिया आगे चली। कमलनाथ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब जो है सो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। क्या देश भर की बात करें तो 200 से ज्यादा सीटों पर इंडिया आगे चल रही है अभी। हाँ, अभी 214 पर था जो मैंने लास्ट देखा, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब ये तो न्यूज में आ रहा है, असलियत में क्या है ये देखेंगे। लेकिन सर छिंदवाड़ा से काफी उम्मीद थी, छिंदवाड़ा से कांग्रेस को उम्मीद थी, अब जो है सो है, लोगों का फैसला है। अभी आपको सर क्या उम्मीद है मध्य प्रदेश में और देश में? अभी मध्य प्रदेश का तो चल रहा है, देखते हैं 20 राउंड हैं, अभी तो 3-4 राउंड ही खत्म हुए हैं। पीसीसी कार्यालय जा रहे हैं, मॉनिटरिंग करेंगे। हाँ, पीसी कार्यालय। यूपी में इंडिया गठबंधन का अच्छा परफॉर्मेंस निकल। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया गठबंधन का, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा है। इसके साथ ही क्योंकि छिंदवाड़ा जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ प्रत्याशी हैं, वो करीब 30,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इसको लेकर कमलनाथ ने कहा है कि अभी जो चल रहा है चलने दीजिए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया कि कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इंडिया गठबंधन की जो देश भर में सीटें हैं 200 के पार, उसको लेकर जरूर आश्वस्त नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। अभी छिंदवाड़ा की जनता पर भरोसा है कि शाम तक का इंतजार कीजिए, छिंदवाड़ा में जीत कांग्रेस की होगी, लेकिन बाकी किसी सीट को लेकर कमलनाथ ने कुछ नहीं कहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल लोधी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दोपहर 12 बजे तक 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना के बीच दमोह में भी ऐतिहासिक माहौल है और खासतौर पर भाजपा के खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में है। बीजेपी के कैंडिडेट राहुल लोधी हमारे साथ में। राहुल जी, शुरुआती रुझान जो मिल रहे हैं उससे क्या लग रहा है आपको, जीत का आंकड़ा कितना होगा? देखिए, जीत का आंकड़ा ऐतिहासिक होगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं पिछले 10 वर्षों में, उनकी जो विदेश नीति है और उनके जो काम करने का जो तरीका है, उसको पूरे दमोह संसदीय सीट के मतदाताओं ने माना है, सराहा है और शाम तक ऐतिहासिक परिणाम में ये तब्दील होगा, ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की। व्यक्तिगत राहुल लोधी के लिए विपरीत परिस्थितियां थी। पिछला चुनाव जो उपचुनाव आपका विधानसभा का था और मौजूदा चुनाव था, कितना अंतर महसूस होता है आपको दोनों इलेक्शन में? देखिए, ये चुनाव जो है ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम चुनाव लड़े हैं। यहाँ व्यक्ति मायने नहीं रखता, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। दमोह संसदीय सीट के भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलती तो जो परिणाम आज शाम को आएंगे वही परिणाम आते, क्योंकि हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ नेतागण हैं 8 विधानसभाओं के और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सबसे बड़ी बात हमारे ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व है उसको समर्थन मिला है और वही समर्थन ऐतिहासिक जीत में परिवर्तित होगा। अब क्या लगता है, पब्लिक ने वोट नरेंद्र मोदी के नाम पे दी है या एनडीए सरकार ने की परफॉर्मेंस अच्छी थी? क्योंकि अब तो परिणाम भी आने वाले हैं, तो ये जो परिणाम आ रहे हैं ये मोदी के जादू के परिणाम है या फिर एनडीए सरकार की परफॉर्मेंस? देखिए, मोदी जी का नेतृत्व है और मोदी जी के नेतृत्व से ही इन 10 वर्षों में निरंतर कार्य हुए और सामूहिक, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका प्रयास, सबका विकास, सबको साथ लेके कर रहा, तो ये सामूहिक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति एनडीए सब मिलाती है, पर मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनके जो निर्णय लेने की क्षमता, तो सबका ही परिणाम है कि जो हम 400 पार के लक्ष्य को शाम तक पूर्ण करेंगे। आपसे हमारे साथ राहुल लोधी, बीजेपी के उम्मीदवार दमोह से, इनका मानना है कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इससे देश में 400 पार का जो नारा था वो फलीभूत होगा। देखना होगा चुनाव के आखिरी परिणाम क्या रंग लाते हैं। महेंद्र दुबे, जी मीडिया, दमोह। तो दमोह में भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ लड़ाई लोधी वर्सेस लोधी की है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इंदौर में जो नोटा ने रिकॉर्ड बनाया उस पर चर्चा कर रहे थे हम। यशपाल जी।
सत्यप्रकाश जी ने लोकतंत्र को लेकर के और जो टिप्पणी करी थी, मेरा सिर्फ यही निवेदन है इस संदर्भ में कि नोटा को एक विकल्प के रूप में दिया है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन नोटा के साथ राजनीति हो गई है। राजनीति का जो जनक है वो कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने दिग्भ्रमित करते हुए और सारे के सारे अपने दल के कार्यकर्ताओं के वोट नोटा की तरफ डाइवर्ट किए। कांग्रेस ये क्यों नहीं कर पाई कि नोटा को वोट देने के बजाय किसी निर्दलीय से को समर्थन दे दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस किसी भी सूरत में चुनाव में जो अक्षय बम जी ने जिस प्रकार से विड्रॉ किया, वो चुनाव में किसी व्यक्ति को वोट देने की पक्षधर नहीं थी, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट तो नहीं था, लेकिन निर्दलीय थे। किसी एक निर्दलीय के साथ तो सहयोग करके अपील कर सकते थे। अब चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, रोशनी जी, कांग्रेस के लोग, हाँ ठीक है यशपाल जी, मैं इसका जवाब रोशनी जी से लूंगी। जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब रोशनी जी। देखिए ये जो कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं और निर्दलीय पे ये जा रहे हैं, मुझे लगता है निर्दलीय नहीं जाना चाहिए। जो अक्षय बम जी के साथ आपने किया वो आप निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भी कर सकते थे। ये तो आज इंदौर की जनता ने स्वीकारा और ये कांग्रेस की अपील नहीं थी। ये जो है इंदौर की जनता के मुंह से ये बात निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सबक सिखाना है और अच्छे रूप में जो है नोटा पर वोट डालेंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है। कुछ तस्वीरें आ गई हैं, ये देखिए यहाँ रंग गुलाल के साथ जश्न भी मनना शुरू हो गया है। हालांकि ये लोग किस खेमे से हैं ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन आप समझिए कि 11:30 का वक्त हो चुका है और जो लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं वो इस तरह से अब सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जश्न की। ये देखिए रंग गुलाल से एक दूसरे को चेहरे पर गुलाल लगाकर, रंग लगाकर बधाई दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन ये शुरुआती रुझान है जिसमें ये संभवतः टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जैसे ही डिटेल सामने आएंगी, जो टी शर्ट पर निशान है मैं उससे अंदाजा लगा रही हूँ। ये देखिए अलग अलग रूप दिखने लगे हैं अब, क्योंकि कार्यकर्ता भी उतने ही नर्वस होते हैं जितने कि नेता रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और साथ ही एनडीए गठबंधन भी बढ़त बनाए हुए है। रुझानों को देखते हुए दुर्ग में बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है और दुर्ग की सड़क पर 70 साल के बीजेपी कार्यकर्ता ने अनोखा विजय रथ निकाला है। देखिए खुमार के बाद में नतीजों का इंतजार कितनी बेसब्री से ये दिखाते हैं अग्रवाल जी। मुझे दुर्ग में मिल गए हैं, इनका विजय रथ निकला हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है विजय रथ। और जैसे हम हरेली में लगाते हैं ना नीम के पत्ते, ताकि किसी की नजर ना लगे, कोई टोना टोटका ना हो, लगता है कि सब ठीक है आज। एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रही है। अपने दुर्ग की जनताओं की जो है ख्वाहिश पूरी हो गई है। अच्छा, हाँ ख्वाहिश पूरी हो गई है। हाँ पूरी हो गई बिल्कुल। अपन 400 पार कर रहे हैं। 400 पार कर रहे हैं। अच्छा, ये कब से रथ बनाना शुरू? ये अपन ने जो है जब मतदान होने का था उसके 1 हफ्ते पहले से ही बना हुआ है ये रथ। तब से ये ऐसी रखा हुआ था, सिर्फ ये जीत की खुशी का इंतजार कर रहा था। वाह, जीत की खुशी का इंतजार कर रहा था कि वैसी और मतलब कुछ नहीं हुआ, गाड़ी खड़ी हुई थी। हाँ। और आज पुनः जैसे मालूम पड़ा सवेरे की न्यूज देख के कि हम 100 से आगे, बहुत ही आगे हैं, तो हमने बोले इस रथ को अब निकाल ही दिया जाए। अच्छा, तो आप दुर्ग में, पूरे दुर्ग में घूमेंगे आज? हाँ, पूरे दुर्ग में जहाँ तक हो सकेगा। क्या है, थोड़ा सा मौसम का भी वो है, तो गर्मी भी है। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता ये मैंने भारतीय आज बधाई के लिए बनाया, पार्टी जिंदाबाद। इसमें फिल्मी गाना भी जोड़ा है। बधाई। अच्छा, ये गीत आपने लिखा? यस, हाँ मैंने। तो देखिए कैसा उत्साह है। और ये अग्रवाल जी जिन्होंने जो विजय रथ लेकर निकल पड़े हैं पूरे दुर्ग शहर में, और आज विजय रथ निकालकर वो बता रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बन रही है। लेकिन अभी इंतजार इस बात का कि कितनी सीटें, कौन बनेगा विजेता, इसके लिए तो शाम तक का इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। कैमरामैन प्रवीण के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, दुर्ग। तो दुर्ग से विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं।
जिनको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और फिलहाल वो आगे भी दिख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। राजीव जी आपके पास आते हुए, रोशनी जी आपके पास मैं लौटूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन राजीव जी, आप तो दुर्ग में तो हमने देखा कि विजय रथ निकालना भी शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। जी देखिए, दुर्ग परंपरागत रूप से अगर विधानसभा के हिसाब से भी देखिएगा तो दुर्ग हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्ट्रेंथ और पावरफुल सीट रही है। कभी इस सीट से मोतीलाल वोरा जी नेतृत्व करते थे, कभी एक समय ऐसा भी आया 2018 के विधानसभा में कि दुर्ग में कांग्रेस को बहुत अच्छी लीड मिली थी। लेकिन अभी आप देखेंगे स्थिति बदल गई है। लोकतंत्र का तकाजा है, आपको समझना पड़ेगा, कभी हम आगे कभी तुम आगे, लेकिन लोकतंत्र की विजय होती रहे। तो लेकिन जिस प्रकार से विजय बघेल जी ने वहाँ सेवा की, जनता की सतत संपर्क में रहे, और विजय बघेल जो भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। वो पाटन से आते हैं, वहाँ से भी विजय बघेल जी की अभी लीड चल रही है, खबर है, और वहाँ से छोड़ के वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ते हैं। यानी विजय बघेल जी के सामने उनका नैतिक साहस नहीं था कि वो वहाँ से लड़े। हालांकि रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे हैं, तो ये तो नैतिक रूप से भाजपा पहले ही जीत गई थी दुर्ग से। जब भूपेश बघेल जी दुर्ग से नहीं लड़कर राजनांदगांव से लड़ते हैं, तो दिखता है कि वो भय कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुस्तैद है। दुर्ग के हर विधानसभा में, हर मंडल में, हर बूथ स्तर पर बहुत सक्रियता है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये बहुत ही सुंदर आगाज है, और आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दुर्ग से श्री गणेश हो गया। रायपुर में भी एक बहुत बड़ी लीड है बृजमोहन अग्रवाल जी की, और हम तो कहते हैं कि जीत की बात नहीं है, लीड की बात है। हम कितने लीड से जीतते हैं छत्तीसगढ़ में, लीड जो जीत तो अभी मतलब जीत की नहीं, लीड की बात है। और आप कह रहे हैं कि 11 की 11 सीटें आपके हिस्से में आ रही हैं, और ये किसने बताया? ये जी मीडिया ने बताया, क्योंकि एआई के जो एग्जिट पोल हैं वो सबसे अलग हैं और सबसे करीब हैं जो अभी तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सबसे नई तकनीक से हमने सबसे सटीक आंकड़ा दिया है। एआई एग्जिट पोल पर सवाल उठाने वालों को ये जी मीडिया का करारा जवाब है, जो आंकड़ों में साफ दिख रहा है और आंकड़ों को झुटलाया नहीं जा सकता। एआई एग्जिट पोल में हमने 305 सीटें दी थी और उसी के करीब एनडीए अभी तक दिख भी रहा है। सबने 305 से ज्यादा सीटें दी थी, लेकिन जी मीडिया ने 305 सीटें दी और उसी के करीब अब ये एनडीए का आंकड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है। 543 सीटों का जो शुरुआती रुझान है उसमें एनडीए के खाते में 294 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी आपके पास आते हुए, 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अभी फिलहाल 300 पार भी नहीं है। और अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी राज्य में हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है अभी तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पोल्स, एग्जिट पोल सर्वे आपके चैनल पर दिखा गया, देश में पहली बार किसी न्यूज चैनल ने इंट्रोड्यूस किया है, पहली चीज तो, और वो कुछ करीब होता दिख रहा है। हालांकि बहुत सारी जितनी भी पोलस्टर्स थे उनका जो प्रेडिक्शन था वो प्रेडिक्शन कोलैप्स होता दिख रहा है। तो मैं एक नए प्रयोग के लिए इस टीवी चैनल को भी मैं कहीं ना कहीं बधाई दूंगा कि वो बहुत कुछ करेक्ट है। आपकी जीनिया जो एक नई एंकर के रूप में प्रस्तुत की। देखिए अब बात करते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है। देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा गढ़ भारतीय जनता पार्टी का, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं अयोध्या में राम टेम्पल कॉन्सिक्रेशन का कार्यक्रम इस चुनाव की शुरुआत का सबसे बड़ा कारक माना जाता रहा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी 80 में से एक बेहतरीन जीत की तरफ अपने आप को समझ रही थी। क्या वहां केजरीवाल का वो अटैक जिसमें उन्होंने कहा कि आफ्टर द इलेक्शन मतलब योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, क्या यह असर कर गया? या लोगों में उनकी गवर्नेंस यानी कि योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस पर विश्वास नहीं रहा, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में इतनी बड़ी डिफीट की ओर जा रही है? मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में उसका जाना यानी हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा झटका वहां है, और यह बड़ा एनालिसिस का विषय है, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वो रीढ़ था जिसने 80 में बनी पार्टी को इस मुकाम पर यानी अपनी दम पर 303 सीट लाने का रिकॉर्ड बनाया। तो जब भी ये कहा जाता है
कि उत्तर प्रदेश वो टर्निंग पॉइंट है देश की राजनीति में, जिससे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की तरफ रास्ता जाता है। तो क्या वहां पर ये जो स्थिति है, हालांकि ये अभी ट्रेंड है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिजल्ट्स हैं, तो अगर ट्रेंड ऐसा ही रहा और रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि एक चीज बड़ी चौंकाने वाली है कि 8 सीट्स पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल रही है, वो बड़ी आश्चर्य की बात है। यानी कि उनका जो परसेंटेज देखा जाए, आई थिंक 11 या 13 सीट्स पर वो चुनाव मैदान में गए, कंफर्म नहीं हूं मैं, तो इसके आधार पर अगर उनका परसेंटेज देखा जाए तो लीड का परसेंटेज बहुत जबरदस्त है। तो ये क्या वहां कांग्रेस की जड़ें मजबूत होना शुरू हो गई दोबारा, या भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने क्यों नापसंद करना शुरू किया, जबकि 2 चेहरे, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, देश में नरेंद्र मोदी का चेहरे का अगर सबसे ज्यादा प्रभाव कहीं माना जाता है तो वो वहां माना जाता है। मेरा एक सवाल और भी है कि उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश स्टेट है, उसका प्रभाव कई बार राजनीति में इस क्षेत्र में देखा जाता है, लेकिन देश का सबसे बड़ा बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट मध्य प्रदेश बन रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश का जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी बड़ी तारीफ करना पड़ेगी कि उसने जिस हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल नीचे स्तर पर बिठा रखा है, उसका ही परिणाम है कि वो 29 की 29 सीट लीड करने की तरफ है, और वही एक कारक रहा जिसमें उसने 2023 असेंबली इलेक्शन में 163 जीत कांग्रेस को साइडलाइन करते हुए जीती। तो मेरा सत्यप्रकाश जी, एक और बात, क्योंकि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो 2019 के मुकाबले कम रहा, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कहती रही कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी उनका वोटर बाहर निकला है। तो ये तो कम से कम तस्वीर आंकड़ों में दिख रहा है फिलहाल। तो कांग्रेस क्या अपने वोटर को नहीं निकाल पाई? देखिए, एक चीज यहां फिर मैं संगठन की तारीफ करूंगा। देखिए, संगठन को सेंट्रल लीडरशिप से एक टारगेट था, चाहे नरेंद्र मोदी का विजिट रहा हो, अमित शाह का रहा हो, उन दोनों ने ही एक चीज कही थी कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट प्रीवियस इलेक्शन से अधिक है। अगर ये वोट शेयर रहता है तो ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रयोग में मध्य प्रदेश में सफल रही। लेकिन कांग्रेस के पास, देखो एक चीज तो कोई दो राह नहीं कि कांग्रेस के पास अगर भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा संगठनात्मक शक्ति को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत पुअर है। दूसरा, उसने लगातार झटके लोगों को अपनी पार्टी की तरफ लेकर कांग्रेस को दिए। ये कांग्रेस की यहाँ की स्टेट लीडरशिप की पुअर मैनेजमेंट या उसके संगठनात्मक कौशल की कमी को माना जा सकता है, जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूत संगठन के सामने अपने आप को खड़ा नहीं कर पाई। देश के अंदर अगर कांग्रेस की पुअर परफॉर्मेंस है, बस सिचुएशन है, तो वो मध्य प्रदेश में है कि उसका वोट शेयर भी 30% से ऊपर नहीं जा पा रहा है और एक भी सीट नहीं जीत पा रहा है। हालांकि देखिए, पिछले चुनाव में उसने 40% के करीब वोट शेयर रहा उसका, भले ही सीट्स कम मिली लेकिन वोट शेयर तो रिजिड रहा, यानी आइडियोलॉजिकल वोट उसको मिला जो माना जाता है उसका। इस चुनाव में तो ये महसूस हो रहा है कि उसको आइडियोलॉजिकल वोट भी उससे खिसक गया, यानी कि जो लोग बीजेपी की तरफ मूव किए वो कांग्रेस के वोट को भी लेकर गए। इससे तो ये स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, नोटा के मामले में इंदौर ने रिकॉर्ड तोड़ा है और ये अब रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा पर पहुंच गया है। पहले 60,000, फिर 83,000 और अब 1 लाख से ज्यादा वोट नोटा पर पड़े हैं इंदौर में। ये एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अभी तक ये रिकॉर्ड बिहार की गोपालगंज सीट के नाम था, जहां 51,600 वोट नोटा पर पड़े थे, और अब ये नया रिकॉर्ड इंदौर में बन गया है। 1 लाख से ज्यादा वोट नोटा को पड़े हैं। यशपाल जी, राजेश जी, फिर आपके पास आऊंगी। में सत्यप्रकाश जी ने जो विश्लेषण किया है भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक संरचना की, मैं उसके लिए सत्यप्रकाश जी आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत ठीक बात कहा कि तमाम राज्यों में मध्य प्रदेश की भूमिका संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर होती है। फिर चाहे हमारा पन्ना प्रमुख का मामला हो, चाहे हमारे डिजिटल बूथ का मामला हो, चाहे हमारे फिजिकल हमने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश करी। और सत्यप्रकाश जी, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लंबे समय से मध्य प्रदेश को देख रहे हैं,
आदरणीय अजय जामवाल जी, उनको नहीं भूलना चाहिए, आदरणीय शिव प्रकाश जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और दिल्ली से कांग्रेस के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। ये 4 लोग तो स्थायी रूप से हम सबको कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में टीम भावना के साथ काम किया। देखिए, कांग्रेस ही वो कांग्रेस है, कल तक जब जीतू पटवारी जी किसी पद पर नहीं थे और जब कैंपेनिंग करते थे तो कहते थे कि मेरा व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना, कांग्रेस गई तेल लेने। अब उसके बावजूद जब हमने देखा अभी कि इस लोकसभा के चुनाव में पिछले 3-4 महीनों में ज्वाइनिंग अभियान के माध्यम से जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी को संयोजक बनाया गया था और जिस प्रकार से उन्होंने आकर्षित किया और लोगों को टटोला और भारतीय जनता पार्टी के दल की तरफ लाने की कोशिश करी, 4 लाख से अधिक पदाधिकारी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। ये संगठन की संरचना है। और देखिए, कांग्रेस को भनक तक नहीं लगती, जैसा भी आपने कहा भी है कि इंदौर में जो कुछ घटना चल रही थी, कांग्रेस तो के अध्यक्ष तो वहीं के निवासी है, जीतू पटवारी जी वहीं निवास करते हैं, उनको भनक तक नहीं लगी। और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से 3 सिटिंग एमएलए अभी 4 महीने पहले चुनाव जीते हैं, वो 3 उम्मीदवार जो कांग्रेस के बैनर पर विधायक बन गए थे, उन्होंने कांग्रेस से नाता। ठीक है यशपाल जी, ये कांग्रेस की कमजोरी रही या भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक जीत, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। मैं इस पर विश्लेषण सत्यप्रकाश जी का चाहूंगी, लेकिन उससे पहले राजीव जी आपके पास आते हुए, यहाँ राजनांद गांव में संतोष पांडे जिन पर आपने दोबारा भरोसा जताया, वो कड़ी टक्कर ना सिर्फ दे रहे हैं भूपेश बघेल को, बल्कि बहुत देर से लीड बनाए हुए हैं। तो ऐसे में क्या भूपेश बघेल के सामने राजनीतिक संकट तो नहीं मंडरा गया है? पहले विधानसभा चुनाव हारे और अब लोकसभा चुनाव में भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, विधानसभा चुनाव के समय उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, फिर लोकसभा में खड़े होते हैं। चुनाव में खड़े होने के बाद ही उनके खिलाफ उन्हीं के जो लीडरशिप के लोग थे, चाहे एक दाऊ जी थे, तमाम 2-3-4 लोग और थे जो छत्तीसगढ़ के बड़े लीडरशिप में थे, वो इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि भूपेश बघेल जी आपके नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, आप लॉबिस्ट लोगों से घिरे रहे। ये चुनाव की शुरुआत में ही एक विवाद खड़ा हो गया। अब उसका भी दोष अगर आप भाजपा को देंगे तो बहुत अजीब बात है, हालांकि उन्होंने नहीं दिया, लेकिन चुनाव की शुरुआत से लेकर अंत तक वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं के असंतोष का वार झेलते रहे। तो ये दिखता है कि दुर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना मजबूत है, राजनांदगांव में कितना मजबूत है। राजनांदगांव तो वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पे मैं आपको बताऊं कि पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी वहां चुनाव लड़ रहे थे और हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। उस समय संसाधनों में कांग्रेस पार्टी बहुत आगे थी, उसके बावजूद भी राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और वो अटल जी के सरकार में मंत्री बने, उद्योग मंत्री बने, राज्य मंत्री बने। तो राजनांदगांव वो संस्कारधानी क्षेत्र है जहां से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता, व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। ठीक है राजीव जी, लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश जी, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक जीत है या कांग्रेस का वो बिखरा हुआ संगठन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। एक जो दिग्विजय सिंह हैं वो अपने क्षेत्र तक सिमट गए, कमलनाथ अपने क्षेत्र तक सिमट गए, जीतू पटवारी भी सारी लोकसभा सीटों को कवर नहीं कर पाए। देखिए, स्टेट यूनिट कांग्रेस को जो हेड कर रहे हैं जीतू पटवारी, उनका ऑरा प्रदेश की राजनीति में इतना बड़ा नहीं है जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सके। एक सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का ये रहा, हालांकि जो बड़ी लीडरशिप है, हालांकि प्रयोग कांग्रेस ने किया कि यंग व्यक्ति को लाए, लेकिन बड़े लीडर्स का ठीक है, माफी के साथ आपको रोक रही हूं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश शर्मा के पास कोई नेता है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सत्यप्रकाश, ओवर टू यू।